स्वागत है आपका ऐसा क्यों में हितेश जोशी के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे जो नेशनल एम्बलम का डिस्कशन हुआ हजरत बल श्राइन में, उसका कि ऐसा क्यों हो पाया, उसके कारण क्या है। क्या वो एक हम उसको एक स्पॉडिक मूवमेंट, या हम ये मान सकते हैं कि कई चीजें होती रहती हैं इतने बड़े देश में, तो उसको क्या हम दरकिनार कर सकते हैं या उस पर गहन विचार की आवश्यकता है। मुझे लगता है आज समय आ गया है कि हम इन सब व्यवस्थाओं पे गहन विचार करें। और इसका कारण है कि हम देखेंगे कि अगर आप सबके सामने ये रील है तो चल ही रही है, और आप ये देखेंगे कि हजरबल श्राइन में वक्फ बोर्ड का एक जो प्लाक लगा है, उस प्लाक में नेशनल एम्बलम का चिन्ह है। उस नेशनल एम्बलम के चिन्ह पर वहां पे जाने वाले समुदाय के लोगों के जो हजरत बल जाते हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं, का इतना ही गुस्सा आता है कि वो उस प्लाक में उस नेशनल एम्बलम को तोड़ देते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, मिटा देते हैं, डिस्क्रेडिट करते हैं। अब इस बात में खास बात जो ज्यादा दुख देने वाली वो बात ये है कि उस प्लाक को नहीं तोड़ा जाता, उस प्लाक को हटाया नहीं जाता है। उस प्लाक में स्पेसिफिकली जो नेशनल एम्बलम है, सिर्फ उसी को क्षति पहुंचाई जाती है। इनफैक्ट उस प्लाक को लगाने वालों का जिनका नीचे नाम लिखा है, उनको भी कुछ नहीं किया जाता है, उसको भी कोई डिस्क्रिट नहीं करता है। अगर उसमें कहीं भी डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ नेशनल एम्बलम का है। और ये बात बहुत ही जघन्य ही नहीं है, बड़ी विचारणीय है, ये सोचनीय स्थिति। तो आज हम इसका ही विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्यों से लगता है कि करने वालों ने ना सिर्फ ये किया बल्कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर भी करी है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला कोई बाहर का नहीं है, उन्हीं लोगों ने करी, उन्होंने ही शेयर करी, उन्होंने ये पब्लिकली बताया है कि अगर उनके समुदाय के किसी भी बात, किसी भी चिन्ह, किसी भी जगह पे अगर स्टेट उसमें एंटर करता है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उसका कारण क्या है? उसका कहीं ना कहीं कारण है फंडामेंटलिज्म, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म टुवर्ड्स इस्लाम एंड इस्लामिक लॉस। तो अगर हम इस्लाम को ध्यान से देखें तो जैसे हम धर्म देखते हैं, खासकर हिंदू धर्म में, जो कि व्यक्तिगत है, अधिक है और सामाजिक कम है, तो मुस्लिम इस्लाम जो है वो व्यक्तिगत, लगभग उसमें व्यक्ति विशेष नहीं है, उसमें पूर्णतः वो सामाजिक है। वो एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अपने कानून है, जिसमें एक रहना सहना है, जो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम आज के परिवेश में देखें तो एक आम मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं वो मुस्लिम पहले है और वो इंडियन या हिंदुस्तानी बाद में है उसका। और ये बात जो इसे हम फंडामेंटलिस्ट मान सकते हैं, अगर इसे हम फंडामेंटलिज्म मानते हैं तो ये बात समय के साथ कम नहीं हुई है, बढ़ी है। मैं अपने करीब 50 वर्ष से ये देख रहा हूं कि जब मैंने बचपन से देखूं आज तक, तो मैंने ये दो बड़ी डिफरेंट बातें पाई कि मैंने एक बात तो ये देखी जो बहुधा हम हिंदू समाज में अगर देखेंगे तो ज्यादातर लोगों ने अपने जो रहने और आप किसी के रहने से, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव, उसके पहनावे से ये पता लगाना आपको मुश्किल होगा कि ये हिंदू है या ये कोई और धर्म का है। ये पता लगाना मुश्किल होगा कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या ओबीसी है, शूद्र है, कुछ भी है, क्योंकि सब आज के समय में लगभग एक ही तरीके का परिधान पहनते हैं, एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, एक ही तरीके का उनका रहन सहन और विचार है। तो उन्होंने अपने आप को एकीकृत किया है। अगर आप दूसरी तरफ अगर मुस्लिम समुदाय को देखें तो समय के साथ उनका मुस्लिम होना या दिखना, बाकियों से अलग दिखना कम नहीं हुआ है, बढ़ ही गया है। जो पहले ये पहचानना मुश्किल, पता करना मुश्किल होता था कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, आज ये जानना कोई है नहीं। उनका रहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका या दिखाने का तरीका काफी ज्यादा वोकल हो चुका है टुवर्ड्स डिफाइनिंग देयर आइडेंटिटी एज ए मुस्लिम। मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, बस मैं दो स्थिति मान रहा हूं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे इस्लाम एक्चुअली में क्या है। इस्लाम जिस तरीके से हम धर्म सोचते हैं वैसा धर्म नहीं है। इस्लाम इज अ पॉलिटिकल रिलीजियस स्ट्रक्चर, जो कि हम ये कह सकते हैं इस मोरलेस इज अ स्टेट। तो पीपुल ऑफ, अगर मुस्लिम समुदाय काफी बड़ा है तो मुस्लिम समुदाय इज बेसिकली
स्टेट विद इन अ स्टेट। और यही कारण रहा होगा कि 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था तो उसके विभाजन का प्रमुख कारण भी यही था कि इस्लाम में इससे उसको अपने जीवन जीने के लिए उसका राष्ट्र की सोच पर, अपनी जगह की सोच और कानून पर काबिज होना बड़ा जरूरी है, वो अहम है। तो मैं अभी भी दोबारा ये कहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है या सही है, या मैं इससे मेरे को कोई द्वेष या दुविधा भी नहीं है। मुझे आज की बात करने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम ये कब तक कह पाएंगे कि ये उनकी गलती है या उनकी उनकी मिस्टेक है। हमें ये मानना होगा कि मुस्लिम समुदाय अपने आप में इस किसी भी डुप्लीसी में नहीं है, कि वो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम इज विद द हिंदू। बाकी भारतीयों को ये मानना होगा, जानना होगा कैसे एक ऐसे समुदाय के साथ जो अब 15 से 20% है, आप कैसे, किस तरह के रूल्स, किस तरह से जीवन, किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएं कि जिसमें आप उनके साथ देश की अखंडता को बचा सकें, देश में शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। ये हमें सीखना है। और इसमें दूसरी बात ये आती है, क्या मुस्लिम समुदाय हमेशा ही फंडामेंटलिस्ट था? क्या इसका कोई और रूप भी हो सकता है? तो जितना मैंने इतिहास पढ़ा, तो इतिहास में कुछ घटनाएं हैं और कुछ व्यक्तित्व हैं जो उस पर रोशनी डाल सकते हैं। उनमें से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व है मोहम्मद अली जिन्ना। अब हम मोहम्मद अली जिन्ना को देखें इंडिविजुअली, तो मोहम्मद अली जिन्ना फंडामेंटलिस्ट तो छोड़ो, ही वॉज नॉट एट ऑल रिलीजियस। ही वॉज वेरी क्लियरली वोकल एंड ऑन द फेस मॉडर्न है। उनके पहनावे से, उनके बोलचाल से, उनके कपड़े से, वो उनको सिगरेट पीना, पाइप पीना पसंद है और वो पूरे टाइम उसी में ही दिखते हैं। और दूसरा, वो बिना छुपाए, बिना किसी ग्लानि के, वो शराब जो इस्लाम में हराम मानी जाती है उसका सेवन करते हैं। अब वो व्यक्ति बिल्कुल ही मॉडर्न है। वो बैरिस्टर है जो कि अंग्रेजी उसमें पढ़ा है और लंदन में ही प्रैक्टिस करता है। तो ऐसा व्यक्ति मुस्लिम समाज का प्रमुख लीडर है। आज हम कहीं ना कहीं देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना जैसा एक भी व्यक्ति इस्लाम के किसी भी समाज या उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। इसका मतलब जब मोहम्मद अली जिन्ना लीडर थे तो इस्लाम के मानने वाले अभी तक अनुयायी उनको अपना लीडर मान रहे थे। इसका मतलब वो लोग इतने फंडामेंटलिस्ट तो नहीं हो सकते जो जिन्ना को अपना पॉलिटिकल लीडर माने। रैदर हम देखेंगे कि जितने भी हमारे कांग्रेस के हिंदू लीडर हैं वो ज्यादातर कहीं ना कहीं आपको इतने मॉडर्न नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट मोहनदास करमचंद गांधी ने तो अपना मॉडर्न रूप को कन्वर्ट किया था एक ट्रेडिशनल रूप में, जबकि जिन्ना ने ऐसा कोई बदलावा नहीं दिखाया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, तो फिर क्या हुआ इतिहास में? हम फिर ये जानेंगे कि जिन्ना महात्मा गांधी के हिंदुस्तान आने से पहले कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट लीडर थे और उनका अपना एक स्तर था। लेकिन गांधी ने हमेशा ऐसे ही उनका कद को छोटा करने की कोशिश करी है, ये बतलाकर कि वो मुस्लिम्स के लीडर हैं, जो जिन्ना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जिन्ना का उनसे वैचारिक मतभेद था कि वो उन्हें मुस्लिम आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करते हैं, ये जिन्ना को पसंद नहीं था। जिन्ना मुस्लिम लीग के लीडर नहीं थे, जिन्ना कांग्रेस के लीडर थे। इनफैक्ट 1920 में उनका वैचारिक मतभेद गांधी, नेहरू और बाकी के लीडर से, जो गांधी के अराउंड थी, इतना बढ़ गया कि उन्होंने राजनीति ही छोड़ दी और वो लंदन चले गए अपनी बैरिस्टर की प्रैक्टिस में। मुस्लिम लीग ने 1933 या 34 में जिन्ना को रिक्वेस्ट करके वापस बुलाया कि वो मुस्लिम लीग की लीडरशिप ले लें, कमान संभालें और मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करें। उससे एक बात तो पता चलती है, पहला, जिन्ना का मुस्लिम लीग में इतना इंटरेस्ट नहीं था। जिन्ना का एज सच एक इस्लामिक लीडर होने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। वो इंडियन लीडर थे। और मुस्लिम लीग इतनी फंडामेंटलिस्ट नहीं थी, जबकि सारे फंडामेंटलिस्ट को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया था खिलाफत आंदोलन का। जो जिन्ना का गांधी से और बाकी कांग्रेस से जो झगड़ा था 1920 में, उसी बात पे हुआ था कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन जो है मुस्लिमों को आगे लाने के लिए, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जो खिलाफत आंदोलन था उसकी अगुवाई करी। अगुवाई में सबसे अधिक सरपरस्ती करी है गांधी ने। उसका
जिन्ना और कुछ सेकुलर मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने पुरजोर विरोध किया है ये कह के कि ऐसा करने से वो मुस्लिम समाज को फंडामेंटलिज्म की तरफ धकेल देंगे। तो हम ये पाएंगे कि जिन्ना चाहे जो कायदे आजम बने पाकिस्तान के, उनका जो फ्यूचर जो देख पा रहे थे वो बिल्कुल सही उनकी गणना थी कि खिलाफत आंदोलन मुस्लिम के फंडामेंटलिस्ट लीडर को, रिलीजियस लीडर को, मौलाना को पॉलिटिकल लीडर बना देगा और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा आगे पूरे इस समाज के लिए जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारा पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है मुस्लिम फंडामेंटलिज्म से परेशान है और उसकी जड़ कहीं ना कहीं जाती है कांग्रेस और खासकर महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन को अगुवाई करने के कारण। तो ऐसा क्यों में मेरा तो मानना है, ऐसा क्यों इस्लाम का फंडामेंटलिस्ट होना मुस्लिम फंडामेंटलिज्म से इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, जिसमें मुझे पाकिस्तान को भी मैं ये नहीं कहता कि ऊपर आया है, पाकिस्तान पहले तक तो अपना ही था, बांग्लादेश भी अपना था, अफगानिस्तान भी अपना था, वहां के लोग भी अपने थे, लेकिन वह फंडामेंटलिस्ट की जड़ जब मजबूत हुई है, वो मजबूत हुई है कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन के कारण। तो आज के लिए इतना ही। ऐसा क्यों का अगर आपके पास कोई और इस ऐसा क्यों का जवाब है या आप इसका विरोध करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। दिस इज माय पर्सनल व्यू इन ऐसा क्यों। थैंक यू।